नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग करंट अफेयर्स समसामयिकी पढ़ रहे थे और अक्टूबर माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत जो आज का टॉपिक होगा वह होगा योजना एवं कार्यक्रम। आपको बता दें, योजनाओं से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में निकल कर आते रहते हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या किसी अन्य राज्य का पीसीएस हो। जो भी राष्ट्रीय योजनाएं होती हैं वह सभी स्टेट के एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं, यूपीएससी में आती रहती हैं, या कोई भी छोटा एग्ज़ाम हो, रेलवे, वनडे, एसएससी, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे योजना से क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। सीधे बात करते हैं योजना एवं कार्यक्रम में। पहला जो टॉपिक है वह है इस्माइल पहल। 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने नई दिल्ली में निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास एक शेल्टर होम में इस्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया। आपने एक चीज़ वॉच किया होगा, जब से आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 2022, 75 ईयर्स आज़ादी के, तब से हर कार्यक्रम में 75 लगा हुआ है। तो इस्माइल योजना के बारे में भी देखते हैं हम लोग। इस्माइल का अर्थ होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। इस्माइल 75 का उद्देश्य शहरों या कस्बों एवं नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाना है। तो बेसिकली इस्माइल योजना जो बच्चे भीख मांगते हैं उससे संबंधित है और विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की रणनीति बनाना है। यह है इस्माइल 75 का उद्देश्य। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ से क्वेश्चन इससे पहले भी कई बार हमने देखा एग्जाम्स में, और फिर आ सकता है कि इस्माइल 75 पहल किससे संबंधित है। तो जो भिखारी होते हैं शहरों में उनसे संबंधित है। इसमें उनके वैसे व्यक्तियों के पुनर्वास की रणनीति बनाई जाएगी। सामाजिक और कुछ अगर इसमें महत्वपूर्ण देखें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए इस्माइल परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इसे 2021-22 से 2025-26 तक लागू किया जा सकता है। तो दो स्टेटमेंट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो यह जरूर पूछा जाएगा कि इसे किस सन के लिए लागू किया जाएगा। तो यह 2021-22 से 2025-26 तक लागू की जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है, आपने जान ही लिया कि इसका उद्देश्य शहरों या कस्बों एवं नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाना है। बेसिकली भीख से संबंधित है, आप याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट महत्वपूर्ण योजना अटल पेंशन योजना। सीधे इसको मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। 10 अगस्त 2022 को सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार 1 अक्टूबर 2022 से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना में आयकर दाताओं को नामांकन की अनुमति नहीं होगी। अटल पेंशन योजना में पहली बात तो आयकर दाताओं का नामांकन अब खत्म कर दिया गया है और सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहा वो यह रहा कि अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। तो यह शुरू की गई थी 1 जून 2015 को। अब इसमें नया डेवलपमेंट क्या आया है कि जो आयकर दाता होंगे उनका इसमें नामांकन नहीं होगा, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के हों या किसी क्षेत्र से हों। तो बेसिकली यह असंगठित क्षेत्र के लिए ही है, सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये सब सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत ही आती हैं। उसके बाद हम बात करें इसमें और क्या है, तो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत वित्त मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन सिस्टम को प्रशासित करने के लिए वैधानिक प्राधिकरण पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण इसको लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। PFRDA, कहीं कहीं शार्ट में लिखा रहता है PFRDA। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यही पेंशन को लागू कराने के लिए नोडल एजेंसी होती है।
तो इस योजना के जो अंशधारक होंगे उनके उनके योगदान के आधार पर जो भी वो पैसा, उसमें कई सारे पैसा है कि आप इतना जमा करेंगे या इतना जमा करेंगे, तो उसी के आधार पर उनको जिस हिसाब से आप पैसा जमा किए रहेंगे तो 1,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर। वर्तमान में 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के सभी भारतीय नागरिक बैंक या डाकघर की शाखाओं के माध्यम से अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं, जहां किसी का बचत बैंक खाता है। आयकर कानून के तहत 2.5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यह सब शामिल हो सकते हैं अटल पेंशन योजना में। अटल पेंशन योजना में 3 महत्वपूर्ण लाइन याद रखेंगे हम लोग। इसकी शुरुआत कब हुई, इसको रेगुलेट कौन करता है, तो PFRDA रेगुलेट करता है, यह भी लाइन याद रखेंगे। 1,000 से 5,000 रुपये की पेंशन मिलती है और इसमें जो एज बाउंडिंग है वह है 18 से 40 वर्ष। सिर्फ 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वही अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राम रक्षा गार्ड योजना। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन सीधे आ सकता है कि ग्राम रक्षा गार्ड योजना किस स्टेट में शुरू हुई, तो जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के अधीन है, यूटी है। यूटी से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते, चाहे वो किसी एग्जाम का PCS हो या कोई अन्य एग्जाम हो, तो यूटी से क्वेश्चन हमेशा आए हुए एग्जाम में। याद रखेंगे ग्राम रक्षा गार्ड योजना किस स्टेट में लॉन्च हुई, जम्मू एंड कश्मीर में। यह योजना सीमा पार से प्रेरित एवं समर्थित आतंकवादी कृत्यों की घटनाओं को रोकने और केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आपने देखा होगा समाचारों में हमेशा जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने डिसीजन लिया है कि ग्राम रक्षा गार्ड योजना चलाएंगे और इस योजना को ग्राम रक्षा समिति के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारतीय सेना और पुलिस द्वारा गांव में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। तो इसमें क्या किया जाएगा, लोगों को सेल्फ प्रशिक्षित कर दिया जाएगा कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। अगर आपके पास कोई भी हथियार उसके माध्यम से अगर आपके ऊपर हमला होता है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत बचाव तो अपना आप कर ही सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राम रक्षा गार्ड योजना लाई गई है। केंद्र सरकार की योजना है, गृह मंत्रालय की। और इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन है, प्रत्येक समूह में अधिकतम 15 व्यक्तियों को ग्राम रक्षा गार्ड, विलेज डिफेंस गार्ड के रूप में नामित किया जाएगा। स्टेटमेंट में याद आ सकता है, तो इसको भी याद रखेंगे कि प्रत्येक समूह में 15, मतलब जैसे एक बटालियन में सैनिक होते हैं उसी तरह एक जो समिति होगी उसमें सिर्फ 15 व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। गोवा बना हर घर जल प्रमाणित प्रथम राज्य। हाल ही में गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव देश में पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जहां गांवों के सभी लोगों ने अपने गांव को हर घर जल के रूप में घोषित किया है। प्रधानमंत्री की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये जल जीवन मिशन। उसी के अंतर्गत गोवा बना हर घर जल प्रमाणित प्रथम राज्य। सबसे महत्वपूर्ण यही पॉइंट है, सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए गोवा वाला कि हर घर जल प्रमाणित प्रथम राज्य बन गया है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ भी रहे हैं और फिर आपको देखने को मिलेगा। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई थी। इस मिशन के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराना है। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भारत सरकार द्वारा राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रतिदिन कितना लीटर पानी की यह बात कर रहा है, तो प्रतिदिन यह 55 लीटर पानी की बात कर रहा है प्रति व्यक्ति। यह भी फैक्ट है, याद रखेंगे, कंफ्यूज हो सकता है कभी कभी। तो प्रतिदिन आपको मिलेंगे 55 लीटर पानी और प्रति व्यक्ति, इस हिसाब से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्ष 2024 तक इसका टारगेट है, यह भी याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोनों, एवी और एवी दोनों बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आएगा।
गोवा बना हर घर जल प्रमाणित प्रथम राज्य। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के सहयोग से समावेशी एवं सतत विकास के लिए आदिवासी समुदायों में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण की घोषणा की। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण फैक्ट रहा? आदिवासी समुदायों में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम लाई गई है। कौन सी? ग्रामीण उद्यमी परियोजना। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता, आदिवासियों से संबंधित है, मेंस में भी लिखा जा सकता फैक्ट के रूप में। और ग्रामीण उद्यमी परियोजना क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में भी। आदिवासी समुदायों में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। इसके बारे में और कुछ देखते हैं। तो ग्रामीण उद्यमी परियोजना है क्या, यह भी देख लेते हैं। यह एक अनूठी बहुकौशल परियोजना है जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह एक अनूठी बहुकौशल परियोजना है जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसका उद्देश्य की बात करें तो मध्य प्रदेश झारखंड में 450 आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षित करना है। इसे 6 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू किया जा रहा है। तो इसको भी याद रखेंगे। ग्रामीण उद्यमी परियोजना यह भी महत्वपूर्ण हो सकती है। हमने आपको बताया है कि हमेशा ही कि परियोजनाओं से, योजनाओं से क्वेश्चन हमेशा निकल कर आते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इतना करते हैं तो आपको अंत में जब PCS या कोई भी एग्जाम आपको आएगा तो अंतिम समय में आपको कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और जो भी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ समझ लीजिए एग्जाम में आने के उनके बहुत चांस हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। दूसरा यहाँ पे पढ़ने का आपका फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे GS के फैक्ट आपको यहीं पे तैयार होते चलेंगे। अगर हम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 31 जुलाई 2008 को स्थापित एक गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 1 से 2 बार यह PCS में आ चुका है इकोनॉमिक सेक्शन में कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कंपनी अधिनियम याद रखेंगे 1956 के तहत 31 जुलाई 2008 को स्थापित एक गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के रूप में स्थापित किया है। भारत सरकार के पास राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का 49% हिस्सा है, जबकि निजी क्षेत्र के पास 51% का स्वामित्व है। कोई बहुत महत्वपूर्ण सब लाइन नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 31 जुलाई 2008 को स्थापित है। आगे बात करेंगे स्वदेश दर्शन योजना। पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। किस मंत्रालय की है? सबसे पहले तो यही जानिए। स्वदेश दर्शन, देश देखिए तो पर्यटन मंत्रालय, घूमने टहलने संबंधित, पर्यटन संबंधित। अपने स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के नए रूप में इस योजना की शुरुआत किया है। उद्देश्य स्वदेश दर्शन 2.0 देश में पर्यटन और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ अस्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने में मदद करेगा। पर्यटन से संबंधित है और इसमें पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के पर्यटन उद्योग की क्षमता को आगे बढ़ाना, विस्तार करना, पर्यटन क्षेत्र को रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास लक्ष्य के साथ साथ पर्यटन की क्षमता को अधिकतम करना है। तो यह मेंस में भी आप लिख सकते हैं पॉइंट दिखा के, जहाँ भी पर्यटन संबंधित कुछ है। तो स्वदेश दर्शन योजना याद रखेंगे, पर्यटन मंत्रालय की है। इसमें क्या किया जा रहा है? भारत के पर्यटन उद्योग को विकसित किया जाएगा। और आगे बात करें, पर्यटन मंत्रालय पहले ही स्वदेश दर्शन योजना के तहत महाराष्ट्र में 2 और तमिलनाडु में 1 परियोजना को मंजूरी दे चुका है। एक कोई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वही है कि पर्यटन मंत्रालय की है और इसमें पर्यटन और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ अस्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। आगे अगर हम बात करें तो स्वदेश दर्शन योजना क्या है?
स्वदेश दर्शन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सबसे पहले आप जान लीजिए। केंद्र की योजना भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने इसे 2014-15 में पेश किया था। यह देश में थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट है। स्वदेश दर्शन ने विकास के लिए 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की है। जैसे आपने सुना होगा रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, ये सब। तो 15 विषयगत सर्किटों को चुना गया है। 2014-15 में यह योजना लॉन्च की गई। इसको याद रखेंगे। सन को किसकी है? पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की यह योजना है। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की यह योजना है, यह भी याद रखेंगे। इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है बस, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आपको मालूम ही है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या था? प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हकदार सब्सिडी वाले खाद्यान्न को निर्बाध रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाना। अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी कर्मचारी, कोई भी कामगार किसी अन्य स्टेट में रहता है तो उसको पहले राशन का तो लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि वह स्थानीय होता था। अब वन राशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड कर देने से उत्तर प्रदेश का भी निवासी किसी भी स्टेट में उचित सब्सिडी मूल्य पर राशन ले सकता है। अगर हम बात करें इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वह यह है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 9 अगस्त 2019 में गरीब प्रवासी कामगारों को देश के किसी भी सरकारी राशन की दुकान से रियायती दर पर चावल और गेहूं खरीदने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस योजना को और अधिक निर्बाध और तेज बनाने के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। तो इसमें जो अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि 9 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। कब लॉन्च हुई? 9 अगस्त 2019। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि आया था 2013 NFSA के पात्र राशन कार्ड धारकों को किसी भी सार्वजनिक वितरण केंद्र से सब्सिडी वाले खाद्यान्न अपने कोटे के हिसाब से प्राप्त करने के लिए लागू की गई। हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है वह कब आया था यह भी जान लीजिए। तो यह आया था 2013। आगे बात करेंगे बढ़े चलो आंदोलन। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन की शुरुआत की गई। 5 अगस्त से 11 अगस्त 2022 तक प्रत्येक दिन 10 शहरों में संस्कृति मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं से जुड़ने और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करने तथा भारत की आज़ादी के 75 वर्ष उत्साह के साथ मनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तो इतनी बेरोजगारी फैली है कि देश के युवा में क्या यार उत्साह होगा। सब परेशान है, नौकरी दे नहीं रही सरकार। फिलहाल तैयारी आप लोग करते रहिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं से जुड़ने और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करना है। यह सब कोई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। इसमें जहाँ से क्वेश्चन आ सकता हुआ कि यह किस मंत्रालय की है, तो यह संस्कृति मंत्रालय की योजना है। इतना याद रखेंगे, संस्कृति मंत्रालय। कार्यक्रम का समापन भी हो गया है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि बढ़े चलो आंदोलन चर्चा में रहा किस मंत्रालय का है, तो यह संस्कृति मंत्रालय का है। उसके बाद बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस योजना। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस नामक एक नई योजना शुरू की है। सिर्फ इतना याद रखेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस योजना किसने शुरू किया? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसको जरा सा जानते रहेंगे। विश्वविद्यालयों के भीतर काम करने वाले स्व-वित्त पोषित संस्थानों सहित राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक मजबूत R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक संरचित तरीके से अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना है। इसका मेन मकसद है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में R&D की क्या स्थिति है, उसी के लिए यह लॉन्च किया गया है।
विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसको हल्का सा ऐसे जानते रहेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली वितरण कंपनियों, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना की शुरुआत की। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पुनर्वितरण बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना की शुरुआत की। बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का उद्देश्य डिस्कॉम और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता एवं वित्तीय स्थिरता में सुधार करना। बहुत खराब हालत है डिस्कॉम और जो भी बिजली विभाग है उन सबके, तो यह भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस हल्का सा ध्यान लेंगे कि पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना किससे संबंधित है, तो पावर सेक्टर संबंधित है, बिजली मंत्रालय की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कोई भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस हल्का से इसको देख लेंगे। जिस पर इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है क्वेश्चन वहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, बाकी और जो भी बताया जा रहा है सबको थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते रहेंगे नज़र में, अगर आ जाए तो विकल्प आने पे आप कर जाएंगे। अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC को सूचित करने के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मंजूरी दी है। इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो उसको देखते हैं, बात करेंगे। यहाँ पे तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको देखते हैं GS फैक्ट के रूप में। वर्ष 2021 में ग्लासगो में आयोजित हुई थी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में पार्टियों के सम्मेलन COP26, इसको COP26 के 26वें सत्र में भारत ने दुनिया को 5 अमृत तत्व पंचामृत पेश करके अपनी जलवायु कार्रवाई को तेज करने के लिए व्यक्त किया। भारत ने 2 अक्टूबर 2015 को UNFCCC को अपना राष्ट्रीय स्तर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बना COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था और यहीं पर आया था पंचामृत। याद कर लेंगे, पंचामृत कभी भी पूछा जा सकता है पंचामृत से संबंधित। और भारत ने 2 अक्टूबर 2015 को UNFCCC को अपना राष्ट्रीय स्तर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया था। और अब हम एक और आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं इसी के साथ, COP27 कहाँ होगा? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठती है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह भी प्रधानमंत्री की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसको भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। पहला महत्वपूर्ण फैक्ट यह रहा। उसके बाद इसका उद्देश्य बहुत बार पूछा गया है, 2022 तक सभी पात्र परिवार लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान करना। तो लक्ष्य कब तक था? 2022 तक इसका लक्ष्य था सबको आवास प्रदान करना। योजना के लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वाले समूह और मध्यम आय वाले समूह शामिल हैं। जनगणना 2011 को इसके आधार पर काम किया जा रहा है। मिशन के तहत केंद्रीय सहायता से निर्मित आवास घर की महिला मुखिया के नाम पर या घर के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। वुमेन की स्थिति को वुमेन एम्पावरमेंट करने के भी एक तरीका है कि महिलाओं को इससे सम्मान होगा, उनके नाम पर घर किया जा रहा है सरकार द्वारा। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है।
कौन सी? प्रधानमंत्री आवास योजना। अब यह कब तक बढ़ा दी गई है? 31 दिसंबर 2024, मतलब पूरे 2024 तक। और 2015 में शुरू हुई, यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। लक्ष्य था 2022 तक सबको आवास देना। 2011 की जनगणना के अनुसार काम किया जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे अवसर योजना। 10 अगस्त 2022 को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए हवाई अड्डा स्थल के रूप में योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया। सबसे पहले समझ लेते हैं अवसर योजना किससे संबंधित है। तो यह भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण उड्डयन मंत्रालय की योजना है। जो उसका क्षेत्र होता है, जैसे कि आप किसी भी हवाई अड्डे पर चला जाएं, अगर वहाँ का कुछ कल्चरल आपको बिकता हुआ दिखता है, कोई बाहर से आता है, तो उसको वह आकर्षित करता है। इसी को देखते हुए आर एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन अवसर योजना शुरू की गई। और योजना के तहत जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहाँ जम्मू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। इस पहल के माध्यम से स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों को समर्थन मिलेगा, जो ग्राहकों को सीधे स्थानीय उत्पादों को बाजार में लाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो कहने का अवसर योजना भी महत्वपूर्ण हो सकती नई योजना है, उड्डयन मंत्रालय की योजना है। हवाई अड्डे पर जो भी खाली जगह मिलेंगी वहाँ पे जो वहाँ के स्थानीय कुशल वर्कर होंगे और जो भी जैसे स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं हर स्टेट में, जैसे जम्मू कश्मीर से बात करें तो जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों से जो भी स्थानीय उत्पाद बनाए रहेंगे उनको उस हवाई अड्डे परिसर में बेचने का मौका दिया जा रहा है। यही है अवसर योजना। इसी के साथ योजना एवं कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एक बार आपसे फिर कहना चाहेंगे, करेंट अफेयर्स जो भी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं बैक टू बैक। आपको बता दें कि हम लोगों का पेपर प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता है इसी वजह से। और आप लोग इसको फॉलो करें। वीडियो पर पहली बार देख रहे हो, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।